आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 3 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट नंबर 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट दैट मीन्स भाषा का अर्जन व विकास, इस यूनिट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे एवं उसका उत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न है, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर भाषा के प्रयोग को रेखांकित कीजिए। कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर भाषा के प्रयोग को हम कैसे रेखांकित कर सकते हैं, आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। यह प्रश्न बीएड सन 2017 और 19 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। कक्षा कक्ष में भाषा का प्रयोग निम्न प्रकार से है। पहला है अर्थ ग्राह्यता। कक्षा कक्ष में भाषा का प्रमुख कार्य अर्थ ग्राह्यता प्रदान करता है। अर्थ ग्राह्यता से तात्पर्य है कि भाषा में जो कुछ बोला या लिखा गया है वह भली भांति समझ सकना। व्यक्ति भाषा के वार्तालापों और भाषणों आदि को अच्छी प्रकार से समझ सके। वह भाषा में प्राप्त पत्रों को, प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों को पढ़ सके। परंतु भाषा का कार्य अर्थ ग्राह्यता या किसी भाषा को केवल समझ सकना ही नहीं है। इसका अर्थ है ग्राह्यता का परिणाम यह होना चाहिए कि छात्र को नई नई सूचनाएं एकत्रित करने में तथा ज्ञानार्जन दैट मीन्स ज्ञान को अर्जन करने में उसकी रुचि बढ़े। पढ़ी जाने वाली वस्तु का वह मूल्यांकन कर सके, वह उसका आनंद उठा सके तथा उसकी रुचि परिष्कृत हो सके। इसी में अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि व्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। यह अभिव्यक्ति स्पष्ट हो, कम से कम शब्दों में हो तथा सुसंगठित रूप में हो। इस अभिव्यक्ति में उसके निरीक्षण की, उसके स्वाध्याय तथा उसके अनुभवों की झलक हो। अभिव्यक्ति के माध्यम से ही भाषा के कई कौशलों से छात्रों को परिचित कराया जाता है। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में निबंध लेखन वास्तव में अभिव्यक्ति का ही अभ्यास है। जो हम निबंध लिखते हैं उसमें हम स्वाध्याय तथा अनुभवों की ही झलक को देखते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम से ही भाषा के कई कौशलों से छात्रों को परिचित कराया जाता है। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में निबंध लेखन वास्तव में अभिव्यक्ति का ही अभ्यास है। क्या है ये? अभिव्यक्ति का ही अभ्यास है। मौखिक अभिव्यक्ति के समय छात्रों की उच्चारण संबंधी अशुद्धियां ठीक की जाती है और उनसे यह आशा की जाती है कि वे व्याकरण सम्मत भाषा का ही प्रयोग बोलते समय करें। लिखित अभिव्यक्ति की जांच करते समय अध्यापक वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी त्रुटियों को ही ठीक करता है। शुद्ध उच्चारण, वर्तनी तथा व्याकरण का भाषा में विशेष महत्व होता है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। भारतीय विद्यालयों में
जो भी भाषाएं पढ़ाई जाती है उनके शब्दों तथा वाक्य रचना आदि में काफ़ी समानता होती है। हम उन्हें अलग अलग पढ़ाते हैं, इससे व्यर्थ ही समय और शक्ति का अपव्यय होता है। कक्ष में भाषा का अभिव्यक्तिकरण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा के द्वारा ही मानव अपनी सृष्टि का निर्माण करता है। वह अपनी चेतना, संपन्नता, बुद्धि एवं वाणी की सहायता से दुखदायी एवं प्रतिकूल परिस्थितियों को ढकेलता हुआ नवीनतम के निर्माण में संलग्न होता है। इस सृष्टि निर्माण से संबंध विचारों की श्रृंखला का विनिमय एवं लेखा ही भाषा है। मानव अपनी आकांक्षाओं, वृत्तियों तथा मनोगत भावों का प्रकटीकरण प्रकट करना भाव मुद्राओं, संकेतों तथा भाषा द्वारा करता है। विशेषतः भाव मुद्राएं एवं संकेत भाषा के ही रूप हैं, परंतु वाणीगत भाषा को ही हम भाषा की संज्ञा मुद्राएं देते हैं और यह भाषा सर्वमान्य, सार्वकालिक, सर्वदेशिक और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भाव मुद्राओं एवं संकेतों द्वारा सूक्ष्म भावों का प्रकाशन नहीं हो सकता है। उनका क्षेत्र संकीर्ण है, उनका संकलन नहीं किया जा सकता है तथा वे क्षणिक एवं अस्थायी होते हैं। हमारे मनोभावों का अभिव्यक्तिकरण करने में भाषा महत्वपूर्ण कार्य करती है। छात्रों के मनोभावों को शिक्षक भाषा के माध्यम से ही समझ सकता है और उनके विचारों का परिमार्जन भी भाषा के द्वारा ही हो सकता है। भाषा अभिव्यक्तिकरण का कक्ष में महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है, जिससे छात्र और शिक्षक के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। छात्रों के मनोभावों को शीघ्रता, निश्चिंतता तथा स्पष्टता के साथ शब्दमयी भाषा ही अभिव्यक्त कर सकती है। विभिन्न छात्र भी एक दूसरे से अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करने में शब्दमयी भाषा का ही सहारा लेते हैं। विचार करने पर हमारे मन में विभिन्न भाव एकत्र होते हैं। यह मस्तिष्क को उत्तेजित कर देते हैं। भाषा के माध्यम से ही इनको अभिव्यक्ति छात्र करता है। भावों को ही वह साधन है जिसका प्रयोग छात्र अन्य छात्रों तथा समाज एवं समुदाय के साथ अंतःक्रिया करता है। छात्र तथा विश्व के मध्य संबंधों को साकार रूप से देने के लिए उसी शब्दों द्वारा ताने बाने में बांधने की प्रक्रिया में भाषा अनिवार्य भूमिका का निर्वाह करती है। अब आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट, ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन से हम क्या समझते हैं? ज्ञानार्जन क्या होता है? इस शब्द को सुन के ही हमें ऐसा लग रहा है ज्ञानार्जन डैट मीन्स ज्ञान को अर्जन करना, ज्ञान को सीखना, ज्ञान को अपने अंदर प्रवेश करने देना। अब आइए देखते हैं, भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य छात्र को ज्ञान प्रदान करना भी है। आधुनिक समय में भाषा की प्रवृत्ति विभिन्न प्रकार के ज्ञान का विषय बनी हुई है। भाषा विज्ञान क्षेत्र के अतिरिक्त दर्शन,
मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र तथा नृत्य विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस क्षेत्र ने भी भाषा की प्रक्रिया में गहन रुचि दिखाई है। इस प्रकार भाषा अनेक प्रकार के अध्ययनों में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वाह कर रही है। भाषा धीरे धीरे सार्थक ज्ञान प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रही है। मानवीय जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह परिवर्तन ही प्रवाहपूर्ण जीवन प्रवाह का पथ विस्तारक है तथा विभिन्न समाज, संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार, भाषा को गतिशील कर देने वाला चक्र है। देश एवं काल के अनुसार भाषा एक स्वरूप नहीं रह पाता है, उसमें भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक देश में एक भाषा का प्रचार नहीं रहता, बल्कि उसके साथ साथ अन्य भाषाओं का भी प्रचलन रहता है। भाषा चाहे कोई भी हो, यह हमें समाज तथा संस्कृति से जोड़ती है, भावों तथा विचारों की अभिव्यक्तिकरण में समर्थ बनाती है और हमारे ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करती है। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। बोधगम्यता का विकास। कक्ष में छात्रों में पठित सामग्री की बोधगम्यता का विकास भी होता है। छात्र पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को विस्तार से ग्रहण कर लेते हैं। वह अनावश्यक स्थलों को छोड़ देता है। वह पठित सामग्री में तथ्यों, भावों तथा विचारों का चुनाव करके उसका सारांश बता सकता है। वह भाषा पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो जाता है। वह पठित सामग्री से निष्कर्ष निकालने में भी समर्थ हो जाता है। वह विभिन्न प्रकरणों को उपयुक्त शीर्षक प्रदान कर सकता है। भाषा का एक कार्य उसमें व्याकरण का ज्ञान का विस्तार करना भी है। इससे भी छात्र पठित सामग्री के अर्थ को भली प्रकार समझ जाते हैं और उनकी विषय में बोधगम्यता बढ़ जाती है। अभी हमने पढ़ा कक्ष में भाषा का प्रयोग और अब हम आगे पढ़ेंगे कक्ष से बाहर भाषा का प्रयोग। कक्ष से बाहर भाषा का क्या क्या प्रयोग हो सकता है, आइए जानते हैं। ये निम्न प्रकार है। सबसे पहला है संबंधता, एफिलिएशन। कक्ष से बाहर भाषा एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है। एक ही भाषी अपनी भाषा के माध्यम से एक दूसरे के भावों से परिचित होते हैं तथा एक दूसरे के साथ जुड़ाव अनुभव करते हैं। भाषा के आधार पर ही प्रांतीयता का भाव उत्पन्न होता है, जो संकीर्ण राष्ट्रीयता का परिचय देता है, परंतु एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों में आत्मीयता भी बढ़ाता है। जब भी दो व्यक्ति एक व्यक्ति के किसी दूसरे प्रांत या राष्ट्र में आकर एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनमें आत्मीयता का जो भाव दिखाई पड़ता है, वह उन दोनों को अचानक एक दूसरे के निकट ले आता है, चाहे वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी ही क्यों न हो। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कक्ष के बाहर भी भाषा अपना कार्य करती है, लोगों को भावनात्मक रूप से
संबद्धता प्रदान करती है और इस प्रकार लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। अब आइए अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण या कम्युनिकेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। कक्षा कक्ष के बाहर समाज में संप्रेषण का कार्य भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। संप्रेषण के द्वारा हम दूसरों के विचारों तथा भावनाओं से परिचित होते हैं और यह कार्य भाषा ही करती है। संप्रेषण औपचारिक शिक्षा के लिए ही नहीं अपितु अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा के लिए भी एक अनिवार्य तत्व है। घर, परिवार, समाज तथा मित्र मंडली से जो अनौपचारिक शिक्षा बालक को प्राप्त होती है या विद्यालयों में जो औपचारिक शिक्षा दी जाती है या फिर पत्राचार पाठ्यक्रमों एवं खुले विद्यालयों में जो निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है, उन सभी में संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन सभी में कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण द्वारा तथ्यों को निजी या गुप्त न रखकर सामान्य बनाया जाता है। संकीर्ण अर्थ में संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। यह संप्रेषण का अत्यंत संकीर्ण अर्थ है। इस विचार से संप्रेषण सूचनाओं तथा विचारों का दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान है, चाहे वे सूचनाओं का अर्थ समझें या न समझें। उनसे उनका विश्वास प्रभावित हो या न हो, इसी कारण आज कोई भी संप्रेषण के इस संकीर्ण अर्थ को स्वीकार नहीं करता है। यदि संप्रेषण को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि संप्रेषण से तात्पर्य दो अथवा अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों तथा तथ्यों का इस प्रकार आदान प्रदान है कि वे इनका अर्थ समझ सके तथा अर्थ के साथ ही उनकी भावनाओं को, तर्कों, निहितार्थों, आपसी समझ तथा विश्वासों को भी समझ सके। यदि देखा जाए तो संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, जिसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह द्विवादी प्रक्रिया है जिसमें दो पक्ष शामिल होते हैं, एक संदेश देने वाला व्यक्ति तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति। संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया मानी जाती है। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पक्ष दोनों ही समावेशित होते हैं, जैसे विचार, संवेदनाएं, भावनाएं एवं संवेग आदि। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण हेतु एक बुनियादी तत्व है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है। यदि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश का संदर्भ उचित ढंग से प्रत्यक्षीकृत नहीं कर पाता है तो उचित संप्रेषण संभव नहीं होता है। संप्रेषण तथा सूचनाओं को कई व्यक्ति एक समझ बैठते हैं, परंतु वास्तव में संप्रेषण तथा सूचनाओं में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यह सूचनाओं में तर्क, औपचारिकता तथा
इम्पर्सनलिटी की विशेषताएं निहित होती है। जैसे पुस्तक एक सूचना या दूरदर्शन पर प्रोग्राम सूचनाओं से भरे रहते हैं, लेकिन जब तक पुस्तक पढ़ी न जाए अथवा दूरदर्शन को खोलकर देखा न जाए तब तक संप्रेषण संभव नहीं है। दैट मीन्स सूचनाएं वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि संप्रेषण में व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संप्रेषण में प्रायः उन्हीं विचारों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं जिनको उन्हें व्यक्तिगत आवश्यकताओं, मूल्यों, प्रेरकों, परिस्थितियों या पृष्ठभूमि के अनुसार आकांक्षा या प्रत्याशा होती है। अब अगला पॉइंट है आत्मनिर्देशन। तीसरा नंबर आत्मनिर्देशन। आइए इसे डिस्कस करते हैं। कक्ष के बाहर भाषा आत्मनिर्देशन का कार्य करती है। आत्मनिर्देशन के लिए एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है, परंतु अपने अंतर्द्वंद्वों, उद्दंगों तथा मनोभावों का अभिव्यंजन जितनी सरलता, सुंदरता तथा स्पष्टता एवं सुसंगठित रूप से अपनी मातृभाषा में कर सकता है, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकता है। प्रत्येक समाज में शिष्टजन जिस भाषा में विचार विनिमय, कामकाज का लिखा पढ़ी करते हैं, वही भाषा व्यक्ति सहजता से सीख पाता है और उसका प्रयोग भी अधिक करता है। उस भाषा के माध्यम से वह अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों, मनोवृत्तियों तथा मनोगत भावों का प्रकटीकरण दैट मीन्स प्रकट करता है। बहुत ही सटीक, सारगर्भित भाषा में कर लेता है। जिस भाषा का प्रयोग व्यक्ति सर्वाधिक रूप से करता है, उसमें विचारों की अभिव्यक्ति वह सहज रूप से कर लेता है। अतः भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य मानव का आत्मनिर्देशन करना भी है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा, हमने जाना कक्ष में एवं कक्ष के बाहर भाषा के प्रयोग। कक्ष में भाषा का क्या प्रयोग होता है, जिसमें हमने 4 बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक उसे देखा। पहला था अर्थग्रहता, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा ज्ञानार्जन, चौथा बोधगम्यता का विस्तार और कक्ष से बाहर भाषा के प्रयोग। इसमें हम लोगों ने 3 बिंदुओं को देखा, पढ़ा, जाना, समझा। पहला था संबंधता, एफिलिएशन, दूसरा संप्रेषण दैट मीन्स कम्युनिकेशन एंड तीसरा आत्मनिर्देशन। यह क्वेश्चन 2017 और 2019 में बीएड के एग्ज़ाम में आ चुकी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।